यह कहानी है चंदनपुर गांव की। इस गांव में हरि नाम का लकड़हारा रहता था। हरि अपनी पत्नी राधा, अपनी माँ और 2 अपने छोटे बच्चों के साथ रहता था। हरि गांव से लकड़ियां काट कर उसे बाजार में बेचता था। लकड़ियों से आए पैसों से वह अपने परिवार का पेट मुश्किल से भर पाता था। अप्रैल का महीना आ गया था और गर्मी भी बहुत तेज पड़ने लगी है। घर से निकलना तो बहुत मुश्किल हो गया था। चंदनपुर गांव में यूं तो गर्मी बहुत पड़ती थी, मगर इस बार तापमान 45 डिग्री पहुंच चुका था। गर्मी से लोगों का हाल बहुत बुरा हो रहा था। तभी हरि कहता है कि इस साल तो गर्मी बहुत तेज पड़ रही है। बाहर काम करता हूँ तो ऐसे लगता है जैसे शरीर कोई आग की भट्टी में तप रहा है। फिर उसकी पत्नी राधा कहती है, हाँ, इस साल तो बहुत ही ज्यादा गर्मी पड़ रही है। और हरि को कहती है कि हमसे ज्यादा अच्छे तो शहर वालों की किस्मत होती है, जो सारा दिन ऐसी कूलर में बैठे रहते हैं। पता नहीं सारी परेशानियाँ हम गरीबों को ही क्यों उठानी पड़ती हैं। क्या पता पिछले जन्म में हमने कौन से कुकर्म किए थे, जो इस जन्म में हमें यह गरीब होने की सजा मिली है। हमारे पास तो इतने ही पैसे नहीं हैं कि हम ऐसे गर्मी में कूलर भी खरीद सके। आपसे हो सके तो इस गर्मी में हमें भी एक कूलर ला दीजिए। तभी उसका बेटा भी बोलता है, हाँ पापा, हमें भी एक कूलर दिला दीजिए, हमारा घर भी कितना ठंडा रहेगा फिर। तभी राधा बोलती है, हाँ, बच्चे भी कह रहे हैं कि कूलर दिला दीजिए। आप भी थके हारे घर आएंगे तो कूलर की हवा से सारी थकान दूर हो जाएगी। तभी उसकी बेटी कहती है, हाँ पापा, परसों हम जमींदार की दावत में गए थे, तब वहाँ कितने बड़े बड़े कूलर लगे हुए थे, कितनी ठंडी हवा आ रही थी उनसे। तभी हरि कहता है कि राधा, तुम तो जानती हो कि हमारे पास इतने ही पैसे होते हैं कि हम केवल घर से खर्च चला सकते हैं, तब मैं कूलर कहाँ से लाऊं? कूलर तो कितना महंगा आता है। हमारे गांव में तो केवल जमींदार और कुछ अमीर लोगों के पास ही कूलर है। हम गरीब लोग हैं, हम कूलर जैसी चीजों का इस्तेमाल नहीं कर सकते। इतना कहकर हरि काम करने बाहर निकल जाता है और सोचने लगता है कि अब कूलर कहाँ से लाऊं। और फिर राधा अपने बच्चों से कहती है कि तुम दोनों पढ़ाई करो, शायद हमारा कूलर का सपना सपना ही रह जाए, हमारा तो नसीब ही ऐसा ही है। तभी हरि रास्ते में सोचता हुआ जाता है कि बच्चे और मेरी पत्नी राधा कूलर के लिए कितना कह रहे थे। मैं उनकी यह इच्छा पूरी करना चाहता हूँ, पर कैसे करूँ? मेरे पास तो पैसे ही नहीं हैं। मेरे पास तो लकड़ियों के इतने ही पैसे होते हैं कि मैं घर खर्च चला सकता हूँ। और सोचता है कि आज मैं कूलर की दुकान से कूलर के कितने पैसे हैं पूछ कर जाऊंगा। अपना काम करके हरि एक कूलर की दुकान पर जाता है और दुकानदार से कहता है, इस कूलर के कितने पैसे हैं? तभी दुकानदार कहता है, 4000 से शुरू है, आपको कौन सा कूलर लेना है? यह बड़ा वाला बहुत ठंडी हवा देता है। तभी हरि कहता है कि अभी मैं केवल पैसे पूछने आया था, अभी मैं घर जाता हूँ। तभी हरि घर जाने लगता है। वह रास्ते में सोचता है कि 4000 का कूलर, हाय, इतना महंगा मैं कैसे ले सकता हूँ। तभी रास्ते में हरि को एक भंगार वाले की दुकान दिखती है, जहाँ पर एक पुराना कूलर पड़ा था। तभी हरि दुकानदार के पास जाता है और पूछता है, भैया यह कूलर चलता है क्या? तभी दुकानदार कहता है, हाँ बिल्कुल चलता है। तभी दुकानदार कहता है कि आपको चाहिए तो 1000 इसका दाम है। तभी हरि कहता है, कुछ कम नहीं हो सकता क्या भैया? तभी दुकानदार कहता है कि नहीं, 1000 से 1 रुपया भी कम नहीं कर सकता। हरि सोचता है, मेरे पास तो 1000 रुपए हैं ही नहीं। तभी हरि का ध्यान गांव के जमींदार की ओर जाता है, जो गांव के लोगों की जरूरतों के लिए पैसे उधार देता है। तभी हरि सोचता है कि मैं जमींदार जी से 1000 रुपये उधार ले लेता हूँ और अब की बार ज्यादा लकड़ियाँ काट के उनके पैसे वापस कर दूंगा। और हरि जमींदार जी के पास जाता है और 1000 रुपये उधार लेने के लिए कहता है, तो जमींदार मान जाता है और उसे 1000 रुपये उधार दे देता है। जमींदार कहता है कि जैसा कि तुमने कहा था, मुझे 1 महीने में पैसे वापस लौटा देना, क्योंकि मुझे और भी लोगों को पैसे देने होते हैं। तभी हरि कहता है कि ठीक है जमींदार जी, मैं महीने की आखिरी तारीख को आपके पैसे लौटा दूंगा। तभी हरि कहता है कि जमादार जी, आप 1000 रुपए का कितना ब्याज लेंगे? तभी जमींदार जी कहते हैं कि हरि, 1000 रुपए का मैं तुमसे ब्याज नहीं लूंगा, तुम तो बस टाइम पर पैसे वापस लौटा देना। तभी हरि कहता है, जमींदार जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद पैसे देने के लिए। और हरि वहाँ से चला जाता है। और फिर हरि भंगार की दुकान पर जाता है और वहाँ से 1000 रुपए देकर कूलर घर ले आता है। कूलर को देखकर उसकी पत्नी राधा व उसके बच्चे बहुत खुश होते हैं और उसकी पत्नी राधा पूछती है कि आप यह कूलर कहाँ से लाए हो और कितने पैसे में लाए हो? आपकी कोई लॉटरी तो नहीं लगी है? तभी हरि कहता है, हाँ, रुको तो बताता हूँ। यह कूलर मैंने भंगार की दुकान से खरीदा है और इसके पैसे जमींदार जी से उधार लेकर आया हूँ। और हरि कहता है कि तुम्हें और बच्चों को कूलर चाहिए था ना, तभी मैं कूलर लेकर आया हूँ। चलो अब छोड़ो, हम लोग इसे चलाकर देखते हैं कि कैसी हवा देता है यह कूलर। तभी हरि कूलर चालू करता है तो कूलर से बहुत ठंडी ठंडी हवा उसके घर में फैल जाती है। और हरि की बेटी कहती है कि पापा, यह कूलर तो बहुत ठंडी हवा दे रहा है। तभी हरि की पत्नी राधा कहती है
कि देखिए कितनी ठंडी हवा आ रही है, कूलर से पूरा घर ठंडा हो गया है और यह गर्मी भी अच्छे से कट जाएगी। इसी तरह खुशी खुशी कुछ दिन बीत जाते हैं। तभी यह बात पूरे गांव में फैल जाती है कि हरि के घर कूलर लगा है, क्योंकि गांव में या तो जमींदार जी के या कुछ अमीर लोगों के पास ही कूलर था और गांव में बहुत से लोगों के पास कूलर नहीं होता था। तभी एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को कहता है कि गांव में जो हरि है ना उसने कूलर ले लिया है। तभी दूसरा व्यक्ति कहता है, क्या बात कर रहे हो, हरि ने कूलर ले लिया है, लेकिन उसके पास इतने पैसे आए कहाँ से? वह तो कहता है कि वह तो इतनी पैसे कमा पाता है कि घर खर्च में ही चले जाते हैं। तभी दूसरा व्यक्ति बोलता है कि कल मैं हरि को जमींदार जी के पास जाते हुए देखा था, तो उनसे पैसे उधार ले लिए होंगे। हाँ, हम गरीब लोग कूलर कैसे खरीद सकते हैं? मेरी पत्नी भी कूलर के लिए जिद कर रही थी थोड़े दिनों पहले, पर तुम लोग बताओ, हम गरीब लोग कूलर कैसे खरीद सकते हैं? गर्मी तो बहुत लगती है भाई। तभी एक व्यक्ति कहता है कि हम हरि से बात करके देखते हैं कि आखिर उसने कूलर कैसे खरीदा, उसके पास इतने पैसे कहाँ से आए। हरि अगले दिन जब काम पर जाता है तो उसे लाला रोकता है कि अरे भाई, हमने सुना है तुमने कूलर खरीदा है, तुम्हारे पास इतने पैसे कहाँ से आए, हमें भी बताओ जरा। तभी हरि कहता है कि वह नया कूलर नहीं है, वह एक पुराना कूलर है जो कि मैं भंगार की दुकान से 1000 रुपए में खरीदा है, वह भी जमींदार जी से कर्ज लेकर। तभी लाला कहता है, अच्छा तो तुमने कूलर कर्ज लेकर खरीदा है, हमने सोचा कि तुम्हारे पास इतने पैसे कहाँ से आए। तभी हरि कहता है कि नया कूलर खरीदने के तो पैसे नहीं थे और बच्चे बार बार बोल रहे थे कि पापा बहुत गर्मी पड़ रही है, हमें कूलर दिला दो, इसलिए मैं भंगार की दुकान से कूलर ले आया। ठीक है लाला भाई, अब मैं चलता हूँ, अब मुझे काम भी तो ज्यादा करना पड़ेगा, जमींदार जी का कर्ज जो उतारना है। ऐसा कहकर हरि वहाँ से चला जाता है और वह व्यक्ति सब लोगों को जाकर कहता है कि हरि ने कूलर कर्ज लेकर लिया है। तभी गांव में भोला की बीवी भी कहती है कि हमारे घर मेहमान आने वाले हैं तो उनको कितनी गर्मी लगेगी, हमारे लिए भी एक कूलर ले आते। तभी भोला अपनी पत्नी सुनीता को कहता है कि हमें अभी अपनी बिटिया की ब्याह करना है, हमने पहले से भी बहुत कर्ज ले चुका है। सुनीता कहती है कि मेहमान क्या सोचेंगे हमारे बारे में कि घर में एक कूलर भी नहीं है, मुझे नहीं पता, एक कूलर ला कर दो। तभी भोला को गांव वालों की बात याद आती है कि हरि अभी कर्ज लेकर कूलर लाया है। तभी भोला सोचता है कि कुछ दिन के लिए मैं हरि से कूलर किराए पर ले आता हूँ। भोला यह कहकर चला जाता है कि तुम मेहमानों को संभालो, मैं कूलर का जुगाड़ करता हूँ। और भोला हरि के घर आ जाता है और कहता है, हरि मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। तभी हरि कहता है, हाँ बोलो भोला, तुम्हें क्या काम है? तभी भोला कहता है कि तुम अपना कूलर मुझे कुछ दिन के लिए किराए पर दे सकते हो, मैं तुम्हें हर रोज के हिसाब से किराया दे दूंगा। अभी मेरी बिटिया का कुछ दिनों में ब्याह है तो गर्मी बहुत ज्यादा पड़ रही है। तभी हरि कहता है कि भोला तुम्हें तो पता है ना कि मेरे घर पर एक ही कूलर है। तभी हरि की पत्नी राधा के मन में एक विचार आता है और वह कहती है कि ठीक है भोला, हम तुम्हें कूलर दे देंगे पर तुम्हें रोज के 20 रुपए देने पड़ेंगे। तभी भोला कहता है कि ठीक है, मैं दिन के 20 रुपए आपको दे दूंगा और वह कूलर ले जाता है। तभी हरि कहता है कि तुमने कूलर क्यों दे दिया, अब हमारे घर में ठंडी कैसे आएगी? तभी उसकी पत्नी राधा कहती है, क्यों ना हम लोगों को कूलर किराए पर दे दिया करे, इससे हमारी कमाई का जरिया भी बन जाएगा। तभी हरि कहता है कि राधा तुम्हारी बात तो सही है, पर हमारे पास तो एक ही कूलर है, वह भी हम गांव वालों को दे दिया करेंगे तो तुम और बच्चे हम लोग हवा कैसे खाएंगे? तब राधा कहती है कि कोई बात नहीं जी, कूलर को हम किराए पर देंगे तो हमारे पास पैसे भी तो आएंगे, तो हम एक कूलर और ले लेंगे। हरि कहता है कि तुम्हारा विचार तो सही है। फिर कुछ दिन बीत जाते हैं और हरि के पास कुछ पैसे इकट्ठे हो जाते हैं और फिर जमींदार जी से लिए हुए पैसे भी चुका देता है और एक और कूलर खरीद कर ले आता है और उसे अपने घर में लगा देता है। 2 दिन बीत जाने पर तीसरे दिन 2 व्यक्ति घर आते हैं और कहते हैं कि हरि तुम 2 दिन के लिए मुझे कूलर किराए पर दे दो। तभी दूसरा व्यक्ति कहता है कि हरि तुम पहले मुझे कूलर दे दो, मुझे ज्यादा जरूरत है। तभी पहला व्यक्ति कहता है कि तुम तीसरे दिन ले जाना, 2 दिन कूलर मुझे चाहिए। तभी दूसरा व्यक्ति कहता है कि पहले मैं आया था, कूलर में ही ले जाऊंगा। तभी हरि कहता है कि आप लोग चिंता मत करो, मेरे पास अब 2 कूलर है, आप दोनों ले जा सकते हैं। वह दोनों व्यक्ति कूलर ले जाते हैं। तभी एक व्यक्ति और आता है कि हरि भाई मुझे एक कूलर किराए पर चाहिए। तभी हरि कहता है कि मेरे पास तो 2 ही कूलर थे और वह दोनों किराए पर चले गए हैं। इसी तरह कूलर के किराए के पैसे से हरि और नए कूलर ले आया और कूलर किराए पे देने लगा और हरि ने फिर कूलर की एक दुकान खोल ली और उसकी पत्नी भी उसकी मदद किया करती थी। हरि अब कूलर किराए पर भी नहीं बल्कि बेचता भी था। हरि अपनी दुकान पर महंगे और सस्ते सभी प्रकार के कूलर रखता था और हरि की दुकान अब बहुत अच्छी चलने लगी थी।
और हरी एक बड़ा व्यापारी बन गया था और हरी ने एक बड़ा घर भी खरीद लिया था और साथ में पूरा परिवार खुशी से रहने लग जाता है। कहानी कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताना। चंदनपुर गांव में एक गरीब किसान रहता था। उसका नाम रामू था। रामू की फसल एक दिन आग लगने से जलने लगी तो रामू जोर जोर से चिल्लाने लगा, हाय री मेरी फसल, मैं बर्बाद हो गया, मेरी फसल जल गई, मेरा पूरा साल अब कैसे निकलेगा। फिर रामू घर आ जाता है तो उसकी पत्नी राधा कहती हैं कि इतनी चिंता मत करो, इतनी चिंता करोगे तो बीमार पड़ जाओगे तो इलाज कैसे करावोगे, हमारे पास तो खाने के पैसे भी नहीं हैं। तभी रामू कहता है, मैं यह सब बातें भूल नहीं पा रहा हूँ, मेरे दिमाग में जलती हुई फसल ही चल रही है और मैंने सारी पूंजी अपनी फसल में लगा दी थी। अब हमारे पास बिल्कुल भी पैसे नहीं बचे हैं। मैंने सोचा था इस बार की फसल से जमादार जी का भी कर चुका दूंगा और हमारे खाने की भी व्यवस्था हो जाएगी, पर क्या पता था कि समस्याएं और ज्यादा बढ़ जाएंगी। तभी राधा कहती है कि इतना ज्यादा मत सोचिए, अब हो गया उसे तो कोई नहीं टाल सकता, आप इतना सोचोगे तो आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। तभी 2 गांव के आदमी आते हैं और कहते हैं कि रामू बहुत बुरा हुआ, तुम्हारे साथ तुम्हारी सारी फसल नष्ट हो गई, पर भला होने को कौन टाल सकता है, भगवान के आगे किसी की नहीं चलती। तभी रामू कहता है, क्या करें भाई, पता नहीं कैसे फसल में आग लग गई और सारी फसल नष्ट हो गई, अब तो पूरा साल कैसे निकालेंगे, भगवान भरोसे ही है सब, पता नहीं आग मेरे खेत में किसने लगा दी या अपने आप लग गई। रामू कहता है, पता नहीं माधव भाई, मैंने तो कभी किसी का बुरा नहीं चाहा। फिर रामू की पत्नी राधा कहती है कि कीड़े पड़ेंगे उस आदमी को जो हमारे खेत में आग लगाई है, बर्बाद हो जाएगा, वो ऐसी सजा मिले उसे आदमी को जिसे नरक में भी भगवान जगह नहीं दे। तभी माधव सोचता है कि और बदुआ निकले उससे पहले मैं यहाँ से चला जाता हूँ। तो माधव कहता है, रामू अभी तो मैं चलता हूँ। तभी माधव बाहर जाकर सोचता है कि इन बददुआओं से मेरे ऊपर कोई असर नहीं होता है। तभी रामू राधा से कहता है कि बहुत दिन हो गए खेत की ओर गए हुए, एक बार खेत को देख आता हूँ और कुछ पैसे भी ले आता हूँ जमादार जी के पास से, नहीं तो हमारे खाने की व्यवस्था कैसे होगी। फिर खेत की बुवाई करके सूद समेत वापस लौटा दूंगा जमादार जी को। तभी रामू खेत की ओर जाने लगता है। तभी माधव रामू को देख लेता है और रामू के पीछे पीछे जाने लगता है। तभी माधव सोचता है, इतनी आसानी से मैं रामू का पीछा नहीं छोड़ सकता, कितने मुश्किल से मैं उसे बर्बाद कर पाया हूँ। और सोचता है कि रामू फिर से अमीर नहीं हो जाए, इसलिए मैं उस पर हर वक्त नजर रखूंगा। माधव सोचता है कहीं यह फिर फसल बोने तो नहीं जा रहा है खेत की ओर। तभी रामू खेत में पहुंचता है तो देखता है कि उसके खेत में एक बहुत बड़ा पेड़ लगा हुआ था। फिर रामू सोचता है, यह पेड़ मेरे खेत में पहले तो नहीं था, अब कहाँ से आ गया इतना जल्दी। तभी रामू जल्दी जल्दी पेड़ की तरफ जाता है और देखता है कि इस पेड़ पर तो बहुत सारे फल भी लगे हुए थे। रामू सोचता है, इतने बड़े बड़े फल तो मैंने जिंदगी में कभी नहीं देखे। रामू सोचता है, यह कौन सा पेड़ है। तभी रामू फल को छूने लगता है। तभी पेड़ कहता है, मेरे फल को छूना मत। तभी रामू कहता है, तुम तो पेड़ हो, तुम कैसे बोल सकते हो। तभी पेड़ कहता है कि मैं बोल सकता हूँ, मैं एक परीलोक का जादुई पेड़ हूँ, मुझ में बहुत सारी शक्तियाँ भी हैं। तभी पेड़ कहता है, मेरे फलों को सिर्फ परियां खा सकती है। परियों ने एक योजना बनाई थी कि हम धरती पर घूम कर आएंगे, जब भी वह आएगी धरती पर तो उन्हें भूख लगेगी तो वह यह फल खाएगी। तभी रामू कहता है कि मेरी फसल पहले ही जल चुकी है, मैं दूसरी फसल बोने आया हूँ, तो तुम यहाँ रहोगे तो मैं फसल कैसे बोऊंगा। तभी जादुई पेड़ कहता है कि जब तक परिया धरती पर रहेगी मुझे तो यही रहना पड़ेगा, मैं कहीं नहीं जा सकता हूँ। रामू कहता है, तुम यहाँ रहोगे तो मैं खेती कैसे करूँगा, और मैं खेती नहीं करूँगा तो मेरे परिवार का पेट कैसे पालूंगा। तभी जादुई पेड़ कहता है कि तुम और तुम्हारा परिवार मेरे फल खा लेना, और पेड़ कुछ सोने के सिक्के भी रामू को दे देता है, और जब भी परियों परिलोक में चली जाएगी तब तुम यहाँ खेती कर लेना। तभी दूर खड़ा खड़ा माधव देख रहा था कि यह तो एक जादुई पेड़ है, और यह पेड़ तो रामू को सोने के सिक्के दे रहा है, तो रामू तो फिर से अमीर बन जाएगा।
तभी माधव जादुई पेड़ के पास जाता है और कहता है कि तुमने रामू को बहुत सारे सोने के सिक्के दिए हैं, तो मुझे भी बहुत सारे सोने के सिक्के दे दो, नहीं तो रामू मुझसे ज्यादा अमीर हो जाएगा। तभी जादुई पेड़ कहता है कि तुम एक बहुत दुष्ट लालची व्यक्ति हो, मैं तुम्हें सोने के सिक्के नहीं दे सकता। तभी माधव कहता है कि नहीं, मुझे सोने के सिक्के चाहिए, नहीं तो मैं तुम्हें यहाँ से काट डालूंगा। तभी जादुई पेड़ माधव को एक सोने का आदमी बना देता है और कहता है मैंने तुम्हारी इच्छा पूरी कर दी है। तभी माधव सोने का पुतला बन जाता है। वह कहते हैं ना दोस्तों, जैसी करनी वैसी भरनी, जो जैसा काम करेगा उसे वैसा ही फल भोगना पड़ेगा। कहानी अच्छी लगी है तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। चंदनपुर गांव में एक आम का पेड़ था। यह पेड़ बहुत सारे मीठे फल देता था। लोग इस पेड़ के नीचे बैठकर आराम करते थे और इसके फलों का आनंद लेते थे। एक दिन एक गरीब किसान रामू आम के पेड़ के नीचे आकर बैठा। वह किसान अपनी कमाई से अपने परिवार का पेट भी मुश्किल से भर पाता था, इसलिए वह बहुत हार चुका था। वहां बैठकर उसने अपना थैला नीचे रखा और ऐसे ही मन में सोचने लगा कि काश ऐसा कोई चमत्कार हो जाए कि मेरी कमाई अच्छी होने लगी और मैं रोज अपने परिवार के लिए भोजन की व्यवस्था कर सकूं। और फिर उसने कहा है, आम के पेड़ में आपसे केवल इतना ही मांगता हूँ कि मैं अपने परिवार के लिए कुछ रोजी रोटी कमा सकूं। सपने में ही एक बहुत बड़े रूप में भोलेनाथ जी प्रकट हो गए। फिर भोलेनाथ जी ने उस व्यक्ति से कहा कि बेटा, मैं तुम्हारी इच्छाओं को पूरा करने के लिए यहाँ आया हूँ। अब तुम्हारी किस्मत बदलने का समय आ गया है। भोलेनाथ जी ने आम के पेड़ को फलों से भर दिया। भोलेनाथ जी बोले, अब तुम इस आम के पेड़ से अपना व्यापार शुरू कर सकते हो। रामू ने भोलेनाथ को नीचे बैठकर साक्षात्कार प्रणाम किया। भोलेनाथ जी से आशीर्वाद लेकर अपने घर गया और अपने परिवार को वह बात बताई कि आम के पेड़ के ऊपर मुझे भोलेनाथ मिले थे और उन्होंने आम के पेड़ पर बहुत सारे फल लगा दिए हैं। अब हम उन्हें बेचकर आराम से अपना पेट भर सकते हैं। इस घटना के बाद गांव के लोगों ने आम के पेड़ को अपने लिए भगवान मान लिया। उन्होंने उस पेड़ का ध्यान रखना शुरू किया। आम का पेड़ उन्हें बहुत सारे फल देते थे। इस कहानी का संदेश यह है कि भगवान हमेशा हमारे साथ होते हैं और वे हमारी इच्छाओं को पूरा करने के लिए हमेशा तैयार होते हैं। हमें अपने काम में ईमानदार और मेहनती रहना चाहिए। भगवान अपने भक्तों का हमेशा सम्मान करते हैं। भोलेनाथ जी के भक्त हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। कोल्हापुर गांव में एक महिला रहती थी जिसका नाम अनुराधा था। वह रंग से बहुत गौरी थी। अनुराधा की सुंदरता पूरे गांव में प्रसिद्ध थी। उसकी बड़ी बड़ी काली आंखें, रेशमी बाल और मोहक मुस्कान हर किसी का दिल जीत लेती थीं। अनुराधा दिल की बहुत साफ थी। उसका दिल हर किसी का मन मोहने वाला था। जितनी वह सुंदर थी उतनी ही उसकी आत्मा सुंदर थी। अनुराधा की 2 बेटियां थीं, संजू और मंजू, पर दोनों का रंग बहुत काला था और उनका भी दिल बहुत साफ और सुंदर था। लेकिन गांव वाले अक्सर उन्हें ताने दिया करते थे कि माँ तो इतनी गोरी और बेटियां इतनी काली। लेकिन अनुराधा ने कभी भी अपनी बेटियों को इन बातों का असर नहीं होने दिया। अनुराधा ने संजू मंजू को सिखाया कि असली सुंदरता चेहरे से और रंग से नहीं होती बल्कि आत्मा और मन से होती है। अनुराधा ने उन दोनों को बहुत अच्छे संस्कार दिए थे। अनुराधा ने सिखाया कि दुनिया की सबसे महत्वपूर्ण चीज होती है जैसे ईमानदारी, प्रेम, दया, इसलिए किसी की मदद करने से पीछे नहीं हटना चाहिए। संजू और मंजू भी बहुत समझदार थीं। वह हमेशा अपनी माँ की बात मानती थी। वह दोनों पढ़ाई में बहुत मेहनत करती थीं और वह दोनों दोस्तों की हमेशा मदद किया करती थीं। संजू मंजू दोनों स्कूल जाती तो लड़के और लड़कियां बहुत चिढ़ाते थे और वह सब उन्हें ताने देती कि तुम दोनों कितनी काली हो और तुम्हारी माँ कितनी गोरी है। स्कूल में उनके बहुत अच्छे अंक आते थे, लेकिन संजू और मंजू को उनकी बातों का बिल्कुल बुरा नहीं लगता था, क्योंकि उनकी माँ ने हमेशा यही सिखाया था कि बाहरी रंग रूप से कुछ नहीं होता, आत्मा और मन सुंदर होना चाहिए। गांव वाली औरतें बहुत से लोग ताने देते थे कि पता नहीं माँ कहाँ से उठाकर लाई हैं इन दोनों को। फिर एक दिन गांव में एक बड़ी समस्या उत्पन्न हो गई। गांव के एक पुल का कुछ हिस्सा टूट गया। गांव वाले बहुत परेशान थे
कि इसे कैसे ठीक किया जाए। फिर अनुराधा और उनकी दोनों बेटियों ने गांव वालों को इकट्ठा किया। संजू और मंजू अपने दोस्तों के साथ मिलकर पुल को ठीक करने में गांव वालों की बहुत मदद की। फिर गांव वालों ने संजू और मंजू को बहुत धन्यवाद दिया और पुल जल्दी ही बन गया। फिर गांव वालों में बहुत बदलाव आ गया और गांव वालों ने संजू और मंजू की जमकर तारीफ की और कहा कि हमें माफ कर दीजिए, हमें पता चल गया है कि बाहरी खूबसूरती से कुछ नहीं होता, आत्मा और मन साफ होना चाहिए। अनुराधा की बेटियों ने सब गांव वालों का दिल जीत लिया। इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि शारीरिक सुंदरता से कुछ नहीं होता, मन और आत्मा सुंदर वह साफ होने चाहिए और किसी की मदद करने से पीछे नहीं हटना चाहिए, हमेशा आगे रहना चाहिए। राजस्थान के एक छोटे से गांव में सुमन की शादी बड़ी धूमधाम से हुई। सुमन एक सुंदर और चतुर लड़की थी जो पढ़ी लिखी और स्वाभिमानी थी। उसकी शादी के बाद ससुराल आने पर सभी घरवाले बहुत खुश थे कि हमारे घर इतनी पढ़ी लिखी बहू आई है। लेकिन जल्द ही ससुराल में सुमन के कदम रखते ही माहौल बदल गया। सुमन का ससुराल एक परंपरावादी सोच रखने वाला परिवार था, जहां सभी महिलाएं पूरी तरह से घूंघट में रहती थीं और घर के पुरुषों का कहना मानती थीं। सुमन को भी उम्मीद थी कि वह परिवार के नियमों का पालन करेगी, लेकिन उसकी सोच और व्यवहार ने सभी को चौंका दिया। सुमन का आत्मविश्वास और अपने हक के लिए खड़े होने का साहस सभी के लिए नया था। पहले ही दिन जब सुमन ने घूंघट हटाकर घर के सभी सदस्यों से सीधे मुंह बात की, तो उसकी सासू माँ ने उसे डांटा। बीननी, इस घर में बहुएं घूंघट में रहती हैं और अपने पति का कहना मानती है। सुमन ने शांत स्वर में उत्तर दिया, माँ जी, मैं घूंघट नहीं करूंगी, मैं आपकी इज्जत करती हूँ, लेकिन मुझे ऐसा कोई नियम नहीं पता है जो मेरी पहचान को छुपाने को कहे। सुमन का यह साहस देखकर घर के पुरुष सदस्य नाराज हो गए। उसके ससुर जी ने कहा, यह घर के नियमों के खिलाफ है। अगर तुम इस घर में रहना चाहती हो तो तुम्हें हमारे परिवार के रीति रिवाजों का पालन करना होगा और घूंघट में रखना होगा। सुमन ने विनम्रता से कहा, बाबूजी, मैं आपकी बेटी जैसी हूँ, मैं आपके घर की इज्जत बढ़ाऊंगी, लेकिन मेरी अपनी भी पहचान है। मैं पढ़ी लिखी हूँ और अपनी जिंदगी के फैसले खुद ले सकती हूँ, और घूंघट करना कौन सा नियम है। धीरे धीरे सुमन का ससुराल में आतंक फैलने लगा। वह घर के सारे कामकाज में भी हिस्सा लेती और परिवार के साथ मिलकर रहती, लेकिन अपने स्वाभिमान से कभी समझौता नहीं करती। उसने गांव की दूसरी महिलाओं को भी सिखाया किया कि वे भी अपनी आवाज उठाएं और अपने अधिकारों के लिए खड़ी हों। सुमन का पति नरेश शुरू में उसके विरोध में था, लेकिन धीरे धीरे उसने देखा कि सुमन के बदलाव से घर में सकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है, महिलाओं में आत्मविश्वास आ रहा है और घर की स्थिति भी बेहतर हो रही है। नरेश ने अपनी पत्नी का साथ देना शुरू कर दिया। सुमन ने गांव में महिलाओं के लिए एक शिक्षण केंद्र भी खोला, जहां वे पढ़ाई के साथ साथ स्वरोजगार के हुनर भी सीखने लगीं। गांव की महिलाएं अब अपने हक के लिए जागरूक हो गई थीं और अपनी आवाज को बुलंद करने लगीं। सुमन का ससुराल में आतंक अब सकारात्मक परिवर्तन का प्रतीक बन गया था। उसने दिखा दिया कि बदलाव हमेशा कठिन होता है, लेकिन जब तक कोई पहल नहीं करता तब तक समाज में सुधार नहीं हो सकता। सुमन की कहानी ने न केवल उसके ससुराल बल्कि पूरे गांव में नई दिशा दी। उसने साबित किया कि स्वाभिमान और साहस से बड़ी कोई परंपरा नहीं होती। इस कहानी से यह सीख मिलती है कि जब तक कोई व्यक्ति अपने अधिकारों और स्वाभिमान के लिए खड़ा होता है, तब तक परिवर्तन संभव है। एक छोटे से गांव में राजेश नाम का एक व्यक्ति रहता था। वह एक साधारण किसान था जो दिन रात मेहनत करके अपने परिवार का पेट पालता था। उसकी पत्नी का नाम सुशीला था, जो बहुत समझदार व सुंदर स्त्री थी। वह दोनों मिलकर अपने खेत में फसल उगाते थे और बच्चों को अच्छी शिक्षा देने की कोशिश करते थे। राजेश और सुशीला की शादी को 15 साल पूरे हो चुके थे। वह एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे और एक दूसरे का बहुत ख्याल रखते थे। एक दिन सुशीला के चेहरे पर चिंता की लकीरें देखकर राजेश ने पूछा कि तुम इतनी चिंतित क्यों हो? तभी सुशीला कहती है
कि पता नहीं कुछ दिनों से मुझे बुरे बुरे सपने आ रहे हैं। पता नहीं मैं किसी अनजान जगह पर खड़ी हुई हूँ और तुम्हारा नाम लेकर जोर जोर से चिल्ला रही हूँ और तुम वहाँ आसपास में कहीं नहीं दिखाई दे रहे हो। राजेश फिर कहता है, हट पगली, ऐसी बातें करती है, वह केवल सपने होते हैं, वो सच थोड़ी है। ऐसे सपने दिल पर मत लिया करो, हम साथ हैं और यही सबसे बड़ी बात है। कुछ दिनों बाद गांव में एक शहरी महिला आई। उसका नाम प्रभा था। वह गांव की महिलाओं को सिलाई कढ़ाई सिखाने आई थी। सुशीला भी उसके पास सिलाई सीखने जाया करती थी और कुछ ही दिनों में सुशीला अच्छी सिलाई करना सीख गई और सुशीला धीरे धीरे कपड़े बनाकर गांव में बेचना शुरू करती है। उसके काम की तारीफ गांव वाले बहुत करते हैं। सुशीला पहले से ज्यादा खुश रहने लगी थी। राजेश भी बहुत सराहना करता है कि क्या बात है, तुम तो बहुत जल्दी यह काम सीख गई हो। एक दिन राजेश जब खेतों से घर आ रहा था तो सुशीला के पास बहुत से गांव वाले बैठे थे और उसे प्रस्ताव दे रहे थे कि तुम शहर में एक दुकान खोल लो, वहाँ तुम्हारी अच्छी खासी कमाई हो जाएगी। राजेश मन ही मन में सोचने लगा कि मेरी पत्नी की कितनी तारीफ हो रही है, मुझे कितनी अच्छी पत्नी मिली है। घर जाकर राजेश ने कहा कि मुझे ऐसी चिंता खाए जा रही है कि अगर तुम शहर जाकर मुझे भूल गई तो। तभी हंसते हुए सुशीला कहती है, अरे मैं ऐसे कैसे भूल सकती हूँ तुम्हें, हमारा रिश्ता कच्चा थोड़ी है, प्यार से बंधा हुआ है। आप तो फालतू ही इतनी टेंशन लेते हैं। हमारे बीच में कितनी ही दूरियां आ जाए पर हमारा प्यार कभी खत्म नहीं हो सकता। राजेश ने शहर जाने की हामी भर ली। सुशीला कुछ दिनों में शहर चली गई और उसने वहां अपनी दुकान खोल ली। वहां भी उसने जल्दी ही सफलता हासिल कर ली और उसकी दुकान बहुत अच्छी चलने लगी। सुशीला हर हफ्ते या 10 दिन में गांव आती थी राजेश और अपने बच्चों से मिलने के लिए। वह शहर में रहकर अपने खेत और अपने परिवार को बहुत याद किया करती थी। कुछ ही दिनों में सुशीला के सफलता की कहानी गांव-गांव में फैल गई और उसने गांव में रहने वाली बहुत सी महिलाओं को रोजगार दिया। राजेश को इस बात की बहुत खुशी हुई कि मेरी पत्नी कितनी समझदार है। एक दिन राजेश की पत्नी सुशीला ने कहा कि आपकी वजह से ही यह सब हो पाया है। आप अगर मुझ पर विश्वास नहीं करते तो मैं यही की यही ही रह जाती। आप बहुत अच्छे हो राजेश। तभी राजेश ने कहा कि सुशीला, तुम्हारी मेहनत और लगन ही तुम्हें यहाँ तक लाई है और इतनी सफल हो पाई हो तुम। मेहनत के बिना कुछ संभव नहीं होता। गांव वाले भी राजेश और सुशीला की बहुत तारीफ करते थे कि कितने मेहनती और प्यार करने वाले हैं यह दोनों। उनकी जिंदगी में आई हर मुश्किल ने उन्हें और भी मजबूत बना दिया था और इस तरह राजेश और सुशीला ने अपने सपनों को सच करके दिखाया और अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दी और अच्छे स्कूल में पढ़ाया। राजेश और सुशील दोनों दूर रहकर भी आपस में बहुत प्यार करते थे और उन दोनों का रिश्ता गांव वालों के लिए प्रेम और समर्पण की कहानी बन गया। अगर आप लोगों को मेरी कहानी अच्छी लगी है तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। गर्मी का मौसम जैसे ही आता है, गांव के लोगों के जीवन में एक नई चुनौती शुरू हो जाती है। ये कहानी एक छोटे से गांव रामपुर की है, जहां के लोग अपनी मेहनत और लगन से अपनी रोजी रोटी कमाते हैं। गांव के एक कोने में राजेश नाम का एक गरीब किसान रहता था। राजेश की पूरी जिंदगी खेती बाड़ी में बीत गई थी। उसकी छोटी सी जमीन ही उसका सब कुछ थी और यही उसकी परिवार के पेट भरने का साधन था। इस साल गर्मी का तापमान 50 डिग्री पहुंच चुका था। सूरज की तपिश इतनी थी कि दिन में बाहर निकलना मुश्किल हो गया था। गांव में पानी की कमी बढ़ती जा रही थी। जोतने के लिए खेत सूख चुके थे और फसलें मुरझा रही थीं। राजेश के लिए ये समय बहुत कठिन था। उसकी फसलें खेत में सूखती जा रही थी। राजेश के 2 बच्चे थे, राम और सीता। वे दोनों अपने पिता के साथ खेत में काम करते थे। राजेश की पत्नी राधा घर के कामकाज संभालती थी और साथ ही पानी भरने के लिए दूर के कुएं तक जाती थी। ये काम आसान नहीं था, परंतु परिवार की जरूरतें पूरी करने के लिए ये करना पड़ता था। एक दिन जब गर्मी अपने चरम पर थी, राजेश ने अपने बच्चों के साथ खेत पर काम करना शुरू किया। उन्हें उम्मीद थी कि शायद कोई चमत्कार हो जाए और बारिश आ जाए। राजेश ने अपने बच्चों को प्रेरित किया कि वे हिम्मत न हारें और मेहनत करते रहें। भगवान पर विश्वास रखो बेटा, राजेश ने राम से कहा। मेहनत का फल जरूर मिलेगा। लेकिन हफ्तों बीत गए और मौसम में कोई बदलाव नहीं आया।
राजेश की चिंताएं बढ़ती जा रही थीं। खेत की मिट्टी में दरारें पड़ चुकी थीं और फसलें जल चुकी थीं। गांव के दूसरे किसान भी इस कठिन परिस्थिति से गुजर रहे थे, लेकिन राजेश की आर्थिक स्थिति सबसे कमजोर थी। उसके पास इतना भी पैसा नहीं था कि वह बाजार से अनाज खरीद सके। गांव के सरपंच ने एक बैठक बुलाई, जिसमें गांव के सभी किसानों को बुलाया गया। सरपंच ने बताया कि सरकार ने सूखा राहत योजना चलाई है और जल्द ही गांव में पानी के टैंकर भेजे जाएंगे। ये सुनकर राजेश को थोड़ी राहत मिली, लेकिन वह जानता था कि यह अस्थायी समाधान है। असली समस्या का समाधान तो बारिश ही कर सकती थी। एक दिन जब राधा पानी भरने गई थी, उसने देखा कि पास के जंगल में एक छोटा सा तालाब है, जिसमें अभी भी थोड़ा पानी बचा हुआ है। उसने तुरंत ये खबर राजेश को दी। राजेश ने अपने बच्चों के साथ वहां जाकर कुछ बाल्टियों में पानी भर लिया। यह पानी उनके लिए बहुत कीमती था और इससे उनकी फसलें कुछ दिन और जीवित रह सकती थीं। राजेश ने अपनी सारी मेहनत इस पानी के संरक्षण में लगा दी। उसने मिट्टी को मुलायम करने के लिए पानी का सही तरीके से उपयोग किया। धीरे धीरे फसलें फिर से हरी भरी होने लगी। ये देखकर राजेश और उसका परिवार बहुत खुश हुआ। गर्मी का कहर अभी भी जारी था, लेकिन राजेश और उसके परिवार ने हार नहीं मानी। उन्होंने अपनी मेहनत और संयम से कठिनाइयों का सामना किया। कुछ दिनों बाद गांव में सचमुच बारिश हुई। यह बारिश राजेश के लिए किसी वरदान से कम नहीं थी। उसकी फसलें अब पूरी तरह से सुरक्षित थीं। राजेश की यह कहानी हमें ये सिखाती है कि चाहे परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों न हो, अगर हम मेहनत और विश्वास से काम करें तो कोई भी समस्या हमें हरा नहीं सकती। गर्मी का कहर राजेश के जीवन में एक कठिन अध्याय था, लेकिन उसने अपनी मेहनत और साहस से इस मुश्किल घड़ी को पार किया। गांव वाले भी राजेश की बहुत तारीफ करते थे कि कितना मेहनती आदमी है। इस कहानी का सार यह है कि जीवन में मुश्किलें आएंगी, लेकिन अगर हम डटे रहें और सकारात्मक सोच के साथ काम करें तो हर चुनौती को पार कर सकते हैं। कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।